गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम दृष्टि 2025 ईयरली जो वार्षिकी आई हुई है उसे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी कंटेंट को पढ़ चुके हैं। अभी हम साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रक्षा विज्ञान, डिफेंस सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग क्या है? INS अर्नाला, ठीक है, INS अर्नाला। सबसे पहले तो जान ले ये INS क्या है। आपको कई बार पेपर में ये मिल जाएगा कि INS ये नाम, INS कुछ और नाम बदलता रहेगा, लेकिन आगे क्या लिखा होगा? INS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप। अब बात करते हैं INS अर्नाला की। क्या है INS अर्नाला? एंटी सबमरीन युद्धपोत है या युद्धक है। एंटी सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे पनडुब्बी रोधी युद्धक। क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धक या युद्धपोत। क्या लिखा है यहाँ? सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? पनडुब्बी। सबमरीन का अर्थ क्या है? पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है? अगर हमें ये पता चल जाएगा तो एंटी हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पनडुब्बी समझ लेते हैं। पनडुब्बी क्या है? एक तरह का विशेष जहाज होता है, पोत होता है। शिप जानते हैं ना, जो पानी में चलते हैं। किस तरह से विशेष होता है? ये पानी के अंदर चलता है। कैसे? कुछ कुछ ऐसी गोल संरचना जैसा होता है ना। ये पानी के अंदर रहता है, जो क्या करता है? लंबे समय तक पानी के अंदर रहता है और जानकारियां एकत्रित करता रहता है, ठीक है। डूबने और तैरने की क्षमता इसमें होती है। काफी नीचे होता है, पानी के नीचे। नेविगेशन कर सकता है पानी के अंदर से। कुछ सेंसर लगे होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, ठीक है। तो पनडुब्बी की बात करें, सबमरीन की बात करें, तो पनडुब्बी क्या है? पानी के अंदर एक विशेष प्रकार का पोत है, शिप है, जो पानी के अंदर रहता है, ठीक है। बात करें एंटी सबमरीन, क्या हो जाएगा? ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मनों के पनडुब्बी को क्या करें? ट्रैक करें, सर्च करें और फिर उन्हें नष्ट कर दें। तो ये जो अर्नाला है, INS अर्नाला, ये क्या है? एंटी सबमरीन है। ये एंटी सबमरीन है। तो परमाणु रोधी युद्धक है। परमाणु रोधी, सॉरी मैं बार बार परमाणु रोधी बोल रही हूँ, पनडुब्बी, क्योंकि सबमरीन का हिंदी क्या है? पनडुब्बी है। पनडुब्बी, इसके नाम से ही देखिए बहुत सरल है, आप जान सकते हैं पनडुब्बी, है ना। तो एंटी सबमरीन क्या हो जाएगा? ऐसी तकनीक या ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन की जो पनडुब्बी होती है उसे खोजना, ट्रैक करना और नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। तो वैसा ही क्या है? INS अर्नाला। इसका डिजाइन, इसका जो निर्माण है, किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, ठीक है। इसका जो नाम है INS अर्नाला, ये नाम बहुत विशेष है। नाम महाराष्ट्र का एक अर्नाला द्वीप है, उसके नाम पर रखा गया है। अर्नाला जो द्वीप है वो, उसे शिवाजी ने क्या बनाया था? समुद्री किला, ठीक है।
समुद्री किला बनाया था। तो एक किला है वो अर्नाला द्वीप पर। बात करें, ये एक अर्नाला जो है स्वदेशी डिजाइन है। इसका जो डिजाइन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर का स्वदेशी डिजाइन है। इतनी बातें आपसे एग्जाम में, प्री के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। आईएनएस अर्नाला क्या है, आपको बस अधिकतम इतना ही बताना होगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धक है, ठीक है, युद्धपोत है। क्या भूमिका है, क्या काम करेगा ये आईएनएस अर्नाला तटीय क्षेत्रों में। इसके आगे नाम में थोड़ा सा क्या है, आगे लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। तो जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी करना, खोज करना और बचाव अभियान चलाना, ये इसका काम है, ठीक है, ये इसकी भूमिका है। तो क्या सुनिश्चित कर रहा है, तटीय समुद्री सुरक्षा, दुश्मन की पनडुब्बियों की पहचान कर रहा है और फिर उन पर प्रहार करने का काम है इसका, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुछ संक्षिप्त में, शॉर्टकट में। क्या है इसकी भूमिका, तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे क्या करना, निगरानी करना, फिर साथ ही खोज एवं बचाव करेगा, है ना, और तटीय पनडुब्बी रोधी, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का, हाइब्रिड रुद्रास्त्र। क्या नाम है, हाइब्रिड रुद्रास्त्र। क्या है ये, हाइब्रिड का अर्थ तो मिक्स है, कोई दो तकनीकी या कोई दो बीज, जहाँ कहीं भी हाइब्रिड होता है, जैसे हाइब्रिड धान होता है ना, हाइब्रिड गेहूं होता है, वैसे यहाँ पर हाइब्रिड है। जब कभी भी हाइब्रिड होगा तो दो तकनीकी, दो बीज, कोई भी दो चीजें मिलाकर बनाई गई हैं, ठीक है। क्या मिलाया गया है वो हम इसमें देखेंगे बाद में। पहले हम जानते हैं रुद्रास्त्र की बात करते हैं। तो क्या है रुद्रास्त्र, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रुद्रास्त्र क्या है, तो रुद्रास्त्र क्या है, एक ड्रोन है। क्या है, ड्रोन है। सबसे पहले तो ये ड्रोन है। ड्रोन को क्या कहेंगे, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, मानव रहित हवाई यान है, मानव रहित हवाई यान है। यदि आपको ड्रोन याद रहेगा तो आप इसके बारे में आराम से बता पाएंगे। क्या है इसकी विशेषता, इस ड्रोन को नाम दिया गया है रुद्रास्त्र, ठीक है, ये एक ड्रोन है और इसे नाम दिया गया है रुद्रास्त्र। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता है VTOL। क्या है ये VTOL, VTOL का फुल फॉर्म है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल से क्या तात्पर्य है, वर्टिकल से तात्पर्य है ये जो ड्रोन है रुद्रास्त्र, ये किसकी तरह उड़ान भरेगा, टेक ऑफ करेगा अर्थात उड़ान भरेगा और नीचे उतरेगा, लैंडिंग नीचे उतरेगा, किसकी तरह, जैसे आपने हेलीकॉप्टर देखा है, हेलीकॉप्टर जहां पर खड़ा होता है ठीक सीधे हवा में क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद फिर कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है। जैसे कि ये सतह है, ठीक है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा है,
हेलीकॉप्टर को जब उड़ना होता है तो ठीक कैसे उड़ता है? ऊपर की ओर, सीधे ऊपर की ओर उड़ता है, फिर यहाँ से आगे जहाँ कहीं जाना होता है चला जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक ऑफ है, सीधे ऊपर की ओर उठना, ये क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ है। ठीक है, और उतरने के लिए भी जब उतरना होता है तो सीधे, जैसे यहाँ से नीचे उतरना है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है और यहाँ से नीचे उतरना है, तो उसे नीचे उतरने के लिए सीधे यहीं से नीचे धीरे धीरे करके सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रुद्रास्त्र का क्या है? गुण है। ये रुद्रास्त्र का गुण है, ये इसकी विशेषता है। इससे लाभ क्या होगा? रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। वर्टिकल रुद्रास्त्र जो है वर्टिकल टेक ऑफ कर लेगा और लैंड कर लेगा, तो रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जैसे आपने जहाज को देखा होगा, एरोप्लेन को उड़ते हुए, तो उन्हें क्या? रनवे चाहिए होता है। जहाज यहाँ पर है, ये क्या है? एरोप्लेन है। ठीक है, तो इसे रनवे के उड़ने के लिए क्या चाहिए? रनवे चाहिए। ये यहाँ से उड़ेगा, रनवे पर चलेगा स्पीड से, और यहाँ से फिर ऐसे टेक ऑफ करता है ना, ऊपर की ओर जाता है। तो ये कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कैसी स्थिति है? हॉरिजॉन्टल है। तो जब कभी ऐसा होगा तो हॉरिजॉन्टल के लिए रनवे चाहिए होगा ना, जैसे एरोप्लेन को चाहिए उड़ने के लिए। लेकिन अगर वर्टिकल टेक ऑफ, जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और नीचे उतरता है, वैसे उड़ सकता है कोई ड्रोन, तो क्या होगा? उसके लिए रनवे की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी, है ना? उसके लिए रनवे की आवश्यकता नहीं होगी, तो रनवे की आवश्यकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये इस ड्रोन की क्या है? विशेषता है। इस ड्रोन को किसने बनाया है? सोलर डिफेंस ने बनाया है, जो कि नागपुर में स्थित है। कितने किलोमीटर तक ये ड्रोन उड़ सकता है? ये ड्रोन उड़ सकता है कुल मिशन सीमा कितनी है? लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, कितनी देर उड़ सकता है? उड़ान सीमा भी होगी ना। ये लगभग 90 मिनट, लगभग 90 मिनट, या फिर आप कह सकते हो 1.5 आवर तक उड़ सकता है। ठीक है, तो आपने जान लिया है रुद्रास्त्र क्या है। एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और सबसे सरल ड्रोन है। ठीक है, जो याद रह जाए आसानी से। विशेषता क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब मैंने कहा हाइब्रिड है। रुद्रास्त्र क्या है? हाइब्रिड है। तो इसे भी समझ लेते हैं। हाइब्रिड के लिए मैंने आपको बताया कोई दो तकनीक मिलाकर इसे बनाया गया है। कौन सी दो तकनीक है वो हम देख लेते हैं। दो तकनीक कौन सी हैं? एक तो आपने जाना VTOL, जिसके बारे में आप अभी जान चुके हो, और दूसरी है फिक्स्ड विंग। फिक्स्ड विंग जैसे हवाई जहाज में होता है। एक बार VTOL मतलब एक बार लैंडिंग कर ली वर्टिकल, जैसे कि हेलीकॉप्टर उड़ता है। हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर की ओर उड़ना और लैंड करते समय सीधा ऊपर से नीचे की तरफ लैंड करना, दैट इज VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जब आप फिक्स्ड विंग की बात करते हैं तो हवाई जहाज की तरह लंबी दूरी तक तेज और अच्छी उड़ान भरना। क्योंकि एक बार उड़ने के बाद वर्टिकल टेक ऑफ हो गया, फिर तो किधर जाना है? हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा ना, जहां कहीं भी जाना है, जिस कार्य के लिए आप उस ड्रोन को उड़ाया गया है ना, तो हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिक्स्ड विंग चाहिए। तो हवाई जहाज की तरह ये लंबी दूरी तक तेज और कुशल उड़ान भर सकता है। तो ये दो तकनीक इसमें प्रयोग की गई हैं रुद्रास्त्र में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में, इसलिए इसे हाइब्रिड रुद्रास्त्र कहा गया है। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर रुद्रास्त्र जो ड्रोन है, ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों की क्षमता से लैस है। रेंज आपने जान ली, 170 लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तक ये उड़ सकता है। और कितनी अवधि तक उड़ सकता है? 90 मिनट तक, या फिर 1.5 आवर।
ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट टॉपिक है भार्गवास्त्र। आपसे बेसिकली ज्यादातर यही पूछा जा सकता है कि जैसे हाइब्रिड रुद्रास्त्र क्या है, भार्गवास्त्र क्या है, आयनस अर्णाला क्या है, इस तरह से ही प्री में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भार्गवास्त्र क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर एंटी लिखा हुआ है, ड्रोन फिर एंटी। ड्रोन आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो ड्रोन जो दुश्मनों के ड्रोन होते हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें पहचानना है और नष्ट करना है। और जो ऐसा काम करे उन्हें क्या कहेंगे? एंटी ड्रोन, ठीक है। दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने वाले जो भी प्रणाली विकसित की जाएगी वो क्या होगी? एंटी ड्रोन, ठीक है। तो उसी तरह ये भार्गवास्त्र जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हो काउंटर ड्रोन सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम, हिंदी में ड्रोन रोधी प्रणाली। हिंदी में क्या होगा? ड्रोन रोधी, ड्रोन को रोकने वाली प्रणाली, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा में और सफलता भी मिली है। तो जो परीक्षण हुआ है वो सफल रहा, परीक्षण सफल रहा, ठीक है। कहाँ हुआ है परीक्षण? ओडिशा में, गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया है। इसका विकास किसने किया है? सोलर ग्रुप ने। भार्गवास्त्र का विकास किसने किया है? सोलर ग्रुप ने, ठीक है। बात करें इंटरसेप्शन रेंज की, कैसे ये भार्गवास्त्र जो एंटी ड्रोन सिस्टम है कैसे रोकेगा दुश्मन के जो ड्रोन है उनको? तो इंटरसेप्ट करेगा, बीच में हमें रोकना है। जैसे दुश्मन ने क्या किया, सपोज मान लेते हैं ये भारत की सीमा है, ये भारत है, इसके इन दो रेखाओं के बीच में क्या है? भारत है। किसी दुश्मन ने भारत पर ड्रोन से क्या किया? अटैक किया, है ना। भारत ने भी, भारत के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, भारत ने बीच में ही ड्रोन को क्या किया? रंग बदल दूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो भारत ने क्या किया? बीच में ही ड्रोन को पहले तो पहचान लिया क्या कि ये दुश्मनों का ड्रोन है और हम पर हमला करने आया है। तो सबसे पहले डिटेक्ट किया। क्या किया? डिटेक्ट किया, पहचाना। तो डिटेक्शन रेंज क्या है इसकी? डिटेक्शन रेंज है, ये जो भार्गवास्त्र है इसकी डिटेक्शन रेंज क्या है? डिटेक्ट करने की लगभग 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ही दुश्मन के जो ड्रोन होगा उसको ट्रैक कर लेगा या डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्शन रेंज क्या है? लगभग 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ही दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा कि ये ड्रोन भारत के लिए क्या है? खतरा है, नुकसान पहुंचाने के लिए आया है ना। तो डिटेक्ट कर लिया। अब इसे डिटेक्ट करने के बाद क्या करना है? नष्ट करना है, इंटरसेप्ट करना है। तो क्या उसकी रेंज होगी? यहाँ पर पहचान के उसे नष्ट करना है। ये जो दुश्मन का ड्रोन है, दुश्मन का ड्रोन है ये, ठीक है, रेड कलर से, इसे नष्ट भी करना है। तो इसे यहाँ पे नष्ट करना है। ये क्या है? ये जो ब्लू कलर की रेखा है इसे हम क्या मान लेते हैं? भार्गवास्त्र, ठीक है। ये इसकी डिटेक्शन रेंज है भार्गवास्त्र की। और इंटरसेप्शन रेंज
बीच में कितने किलोमीटर पर? लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही इसे नष्ट कर सकता है। ठीक है, जो भार्गवास्त्र है, आप इसे अलग से लिख लें। इसका काम है डिटेक्ट करना दुश्मन के ड्रोन को और उसे नष्ट करना। टू बी वेरी क्लियर, रेंज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंटरसेप्ट करना, जिसे हम कहते हैं ना इंटरसेप्शन रेंज, बीच में ही नष्ट कर देना। ठीक है, क्या है? लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही नष्ट कर सकते हैं। भार्गवास्त्र एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस है। क्या है? एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, नाम का उच्चारण आप खुद करिए। क्या है नाम? मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, क्या है ये? अफ्रीका और इंडिया। वैसे इसका संस्कृत में अर्थ जो होता है वो है एकता। यहाँ पर अफ्रीका और इंडिया, भारत। ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका भारत की मैरीटाइम इंगेजमेंट 2025। ये क्या है? एक समुद्री अभ्यास है। एक समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन तंजानिया में किया गया। कहाँ पर? तंजानिया में। ये क्वेश्चन हो सकता पूछ लिया जाए, तंजानिया में कहाँ पर? दार एस सलाम में आयोजित हुआ। और ये पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये एक तरह का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 10 देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। अगला टॉपिक है तपस्या। क्या है तपस्या? तपस्या, तपस्या का क्या हुआ है? जलावतरण। तपस्या का जलावतरण हुआ है। ठीक है, पहले जलावतरण जाने कि तपस्या? चलिए पहले तपस्या जान लेते हैं। तपस्या क्या है? भारतीय नौसेना का नौसेना कौन सी सेना होती है? जल की। ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, स्टील्थ जब कहीं भी डिफेंस पढ़ते समय आपको स्टील्थ मिले, ये स्टील्थ विमान है, कहीं भी किसी भी जगह लिखा हो, उसका मतलब है कि उसे रडार पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, फ्रिगेट क्या है? एक ऐसा युद्धपोत मध्यम आकार का जो दुश्मन की रडार, सोनार या अन्य सेंसर से छिपा रहे। एक तरह का विशेष डिजाइन होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? विशेष डिजाइन होता है। किसने बनाया है? तपस्या सबसे पहले तो दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। तो पहला कौन सा है? दूसरा है। पहला कौन सा है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है त्रिपुट, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। किसने बनाया है इसको?
तपस्या को बनाया है गोवा शिपयार्ड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसका नाम तपस्या किससे प्रेरित है? नाम प्रेरित है, किससे लिया गया है नाम? भीम की गदा से। भीम की गदा से इसका नाम प्रेरित है। तो भीम की जो गदा थी उसका नाम क्या था? तपस्या था, जो शक्ति और अडिगता का प्रतीक थी। उससे ये नाम लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? जल अवतरण, है ना। तपस्या का क्या किया गया है? जल अवतरण किया गया है। भारतीय नौसेना ने का जो ये स्टील्थ फ्रिगेट है उसका जल अवतरण किया गया है। क्वेश्चन है ये जल अवतरण क्या होता है? आपको डिफेंस पढ़ते समय, डिफेंस के कई टॉपिक पढ़ते समय ये सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि तपस्या का जैसे है जल अवतरण किया गया, कहीं पर मिलेगा इसका कमीशन दिया गया है, कमीशनिंग नौसेना को दी गई है। तो ये दो जो शब्द हैं, कमीशन या कमीशनिंग या फिर जल अवतरण, इनके मायने क्या है, इनके मीनिंग क्या है आखिर में, तो उसे हम समझ लेते हैं। जलावतरण, जलावतरण से तात्पर्य है कि जहाज, जो शिप होता है, पोत होता है, जो पानी में जहाज चलते हैं ना बड़े वाले, व्यापार के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, उस तरह के जो जहाज है वो उनका निर्माण क्या होता है? पूरा हो चुका होता है। मैं यहाँ सिर्फ व्यापार के लिए उपयोग होने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको बताने के लिए इसे व्यापार शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, डिफेंस की बात है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बनाए जाते हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन होते हुए कुछ कुछ वैसे ही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शिप होते हैं उनका निर्माण क्या होता है? पूरा हो चुका होता है। अब निर्माण पूरा होने के बाद क्या होगा कि उन्हें पानी में उतारा जाएगा, पहली बार पानी में उतारा जाएगा। जल अवतरण में यही होता है, जहाज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें पहली बार पानी में उतारा जाता है। जल अवतरण जब करते हैं तो क्या होता है? उसके बाद पहली बार पानी में उतारा गया, अब होती है टेस्टिंग। जल अवतरण के बाद क्या होता है? टेस्टिंग। कैसी टेस्टिंग? उस पर शिप पर जो शिप बनाया गया है, जैसे युद्धपोत है तो उस पर हथियार सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, रडार सही काम कर रहा है कि नहीं, सेंसर सही से काम कर रहा है कि नहीं, इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर अन्य और जितनी तकनीकी जो समस्याएं आ सकती हैं उन सब की क्या होती है? टेस्टिंग होती है कि सही से काम कर रहा है या नहीं ये शिप। तो जहाज को पहली बार पानी में उतारना क्या है? जल अवतरण है। और इस दौरान टेस्टिंग की जाती है शिप में, किसी तरह की लीकेज तो नहीं है, और जितनी बातें मैंने आपको बताई टेस्टिंग के दौरान क्या क्या चेक किया जाता है, और जितनी भी हमें जो नहीं भी मालूम है, और भी बहुत सारी अनगिनत तकनीकी बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये होता है जल अवतरण। लेकिन जल अवतरण में सिर्फ टेस्टिंग होती है, ये नहीं होता है कि उसे प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, ऑपरेशनल नहीं होता है। समझ रहे हैं? जब कभी ये लिख कर आए कि इसका कमीशन दे दिया गया, जैसे ये तपस्या जो है, इसको ही कहें कि तपस्या को जो है भारतीय नौसेना को कमीशन कर दिया गया। क्या कर दिया? कमीशन कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। जब कमीशन किया गया अर्थात अब वो प्रयोग में लाने के लिए क्या है? तैयार है। सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं, सब कुछ चेक हो चुका है, हथियार, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार और जितनी प्रणालियां हैं वो सभी परफेक्ट हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं, और अब उसे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जहाज को नौसेना को औपचारिक रूप से दे दिया जाता है, दैट इज कमीशन करना। ठीक है, और जब कमीशन किया जाता है उसका एक सही और एकदम स्मॉल क्या बोलते हैं, संक्षिप्त तरीके से समझे तो ऑपरेशनल उपयोग में लाया जा सकता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब जो जहाज बनाया गया है जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है वो युद्ध या मिशन के लिए पूरी तरह से क्या है? तैयार हो चुका है। ठीक है, तो जहाज का, शिप का आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल करना क्या है? कमीशन या कमीशनिंग करना। स्पष्ट है? चलिए, ये मैंने लिखा नहीं है तो आप ध्यान से इसे समझिएगा।
अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बाकी इन टॉपिक्स में से आपसे कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं पूछी जाएंगी, बस नाम से जुड़ा हुआ रहेगा ज्यादातर क्वेश्चन कि ये क्या है, तो वो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा, आईएनएस आप पहले ही जान चुके हैं क्या है। अब आईएनएस वर्षा क्या है? एक गोपनीय नौसैनिक अड्डा है, नेवल बेस है। गोपनीय सुनने से तो लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा वर्षा नाम से, है ना? तो गोपनीय नौसैनिक अड्डा है, ठीक है, नेवल बेस है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम में कहाँ? गांव है रामविल्ली गांव। ये एक तटीय गांव है, रामविल्ली के निकट बनाया जा रहा है। कैसा गांव है? तटीय, तटीय क्षेत्रों में है, ठीक है। तो ये एक गोपनीय नौसैनिक अड्डा है बेसिकली। किस उद्देश्य से इसे बनाया जा रहा है? जो परमाणु संचालित पनडुब्बी है। सबसे पहला टॉपिक पनडुब्बी याद आ गया। पनडुब्बी क्या होती है? पानी के नीचे रहती है, ठीक है, पानी के नीचे रहती है पनडुब्बी, और वहां से दुश्मनों की पनडुब्बी पर नजर रखती है और ट्रैक करती है और ठीक लगे तो नष्ट करती है, ठीक है। तो इसे क्यों बनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को, इसको बेड़े को, गलत लिख गया हूं, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। बेड़े को आश्रय प्रदान करना। परमाणु संचालित जो पनडुब्बी है उनको आश्रय प्रदान करने के लिए ये अड्डा बनाया जा रहा है, ये बेस बनाया जा रहा है। क्या नाम है उस बेस का? आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा को ईस्ट कोस्ट पर एक नए सबमरीन बेस के रूप में तैयार किया जा रहा है, और इसका विस्तार कितना होगा? कुछ 20 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार होगा, और इसे 2026 तक आरंभ होने का इसका लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक आरंभ होगा, ठीक है, 2026 तक आरंभ होने का लक्ष्य रखा गया है। याद रहेगा? चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय पोत, बहुउद्देशीय शिप या जहाज, जिसका नाम है उत्कर्ष। क्या नाम है? उत्कर्ष। उसका जल अवतरण हुआ है। बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम है उत्कर्ष का जलावतरण। जलावतरण क्या होता है आपको अच्छे से पता हो गया है। इसमें सिर्फ टेस्टिंग होती है। जहाज बन चुका है, शिप बन चुका है, अब जल में पहली बार उतारा जाएगा, और उतारने के बाद उसकी जहाज की टेस्टिंग होगी, शिप की क्या होगी? टेस्टिंग होगी। क्या क्या टेस्ट होता है आप जान चुके हैं। ये मल्टीपर्पज वेसल है, और ये दूसरा है, उत्कर्ष क्या है? दूसरा वेसल है। तो पहला कौन सा था? पहला पोत था, पहला शिप था, या फिर पहला वेसल था समर्थक। क्या नाम था उसका? समर्थक। इसे किसने बनाया है? निर्माण किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो ने। क्या गति है? किस गति से ये चलता है? 15 नॉट इसकी अधिकतम गति है। मल्टीपर्पज है तो कई काम के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। 15 नॉट की अधिकतम गति है इसकी, इस पोत की, इस शिप की, या फिर वेसल, वेसल मीन्स भी पोत ही होता है। तो आप कह सकते हो 1 किलोमीटर में लगभग 27 से 28 किलोमीटर चलेगा ये पोत, ठीक है।
1 नॉट बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर पर आवर। अत्याधुनिक तकनीकी और स्वदेशी डिजाइन से बना हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक और स्वदेशी डिजाइन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है INS सूरत, फिर INS नीलगिरी, फिर वागसीर, INS वागसीर या वागशीर, इनके बारे में जानना है। ये तीनों ही थल सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब होता है आप बताइएगा? के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है इन तीनों को। इनका निर्माण किसे बढ़ावा देगा? आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है। इनका जो निर्माण हुआ है वो किसकी? आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है। ठीक है, INS सूरत और INS नीलगिरी, ये क्या है? INS सूरत और INS नीलगिरी, ये दोनों वॉरशिप हैं। क्या है? वॉरशिप, युद्धपोत हैं। ठीक है, और बात करें INS वागशीर की, तो ये क्या है? ये पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है, सबमरीन है। तो 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी थल सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित की गई है। बात करते हैं INS सूरत की। आप जानते हैं क्या है? वॉरशिप है। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे बनाया गया है। 15B के तहत इसे बनाया गया है और ये स्टील्थ विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर है जिसका पर्पज ये है नष्ट करना। दुश्मनों के जो भी जहाज होंगे उन्हें क्या करना है? नष्ट करना है। युद्ध क्षेत्र में योगदान। जब स्टील्थ कहीं लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? रडार की पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, छिपा रहेगा। किसने बनाया है INS सूरत को? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित है। ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? आप भली भांति जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है INS नीलगिरी, ये भी क्या है? युद्धपोत है। किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A। ये पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है और INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है। और ये पहला स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ के बारे में तो बताना नहीं है और फ्रिगेट के बारे में भी नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको। बनाया किसने है? मझगांव ने और गार्डन रीच ने संयुक्त रूप से इसे बनाया है। नेक्स्ट है INS बागसीर। ये क्या है? पनडुब्बी है, सबमरीन है ना? और इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। कौन सी श्रेणी है? स्कॉर्पिन।
स्कॉर्पियन श्रेणी नहीं, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट। ठीक है। कालवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। छठी और अंतिम पनडुब्बी है कौन सी? वार्षिक। कौन सी श्रेणी? कालवरी। तो ये पहली हो गई, पहली आईएनएस कालवरी पहली थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी का नाम है, ये पहले था, दूसरी का नाम है खांदेरी, आईएनएस खांद्री। तीसरी करंज, चौथी वेला, पांचवी वागीर और छठी वागशीर। तो ये छठी और अंतिम पनडुब्बी है कालवरी श्रेणी की। किसने बनाया है? मझगांव डॉक लिमिटेड ने फ्रेंच तकनीक के सहयोग से इसे बनाया है। आपको ध्यान रखना है मूलतः कि ये क्या है, तो पनडुब्बी है और प्रोजेक्ट 75 या फिर स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट हो सकता है, कई बार ना दे, है ना, तो उसे ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट 75 या स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आईएनएस सुशील। आईएनएस सुशील, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। सुशील का अर्थ क्या होता है? रक्षा कवच। रक्षा कवच, है ना। क्या है ये भी एक शिप है। फर्स्ट क्या याद रखना है? ये भी एक शिप है। कैसा शिप है वो आगे डिसाइड होगा कि वो डिस्ट्रॉयर है या स्टील्थ फ्रिगेट है या नॉर्मल है। स्टील्थ फ्रिगेट है, पोत है। ठीक है। ये आईएनएस सुशील गाइडेड मिसाइल से लैस है। गाइडेड मिसाइल से लैस है। और ये जो स्टील्थ फ्रिगेट शिप है, पोत है या फिर वेसल है, इसका जो क्रेस्ट है या प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? अभेद्य कवचम। बैज क्या है इसका? अभेद्य कवचम। इसका आदर्श वाक्य क्या है? निर्भय, अभेद्य और बलशील। ठीक है। साथ ही आईएनएस सुशील जो कि एक स्टील्थ फ्रिगेट शिप है, गैस टरबाइन प्रोपल्शन द्वारा संचालित है। कैसे संचालित है? कैसे चलेगा? गैस टरबाइन प्रोपल्शन प्लांट द्वारा संचालित है। ठीक है। कुछ डीजल से चलती हैं, तो सब अलग अलग तरह से चलते हैं। सिर्फ किस तरह से बनाया गया है उस पर डिपेंड करेगा। इसे कहाँ तैनात किया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो कहाँ तैनात है ये? पश्चिमी बेड़े में। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में इसे तैनात किया गया है। पश्चिमी बेड़े में तैनात किया गया है। ठीक है। और जो पश्चिमी बेड़ा है उसे एक नाम से जानते हैं, स्वॉर्ड आर्म। स्वॉर्ड जानते हैं? तलवार भी कहते हैं। जो पश्चिमी बेड़ा है उसे क्या कहते हैं? नौसेना का स्वॉर्ड आर्म कहते हैं। इसी के साथ एक बात और है जो जरूरी है, जो आईएनएस सुशील है इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ये 7वां पोत है। सबसे पहले तो 7th शिप है या वेसल है और इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट 1135.6
के तहत इसका निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है। ये 7वां पोत है, 7वां शिप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो कि सफल रहा। जो कि सफल रहा। भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण संपन्न किया। भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया और इस बैलिस्टिक मिसाइल को INS अरिघात, K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसे INS अरिघात नाम की एक नाभिकीय पनडुब्बी से, बेसिकली INS अरिघात क्या है? एक पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी। ठीक है, उससे दागा गया है इस बैलिस्टिक मिसाइल को, या उससे इस बैलिस्टिक मिसाइल को दाग कर उसका परीक्षण किया गया है। तो INS अरिघात नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी, मेरे ख्याल से अब आपको पनडुब्बी बताने की आवश्यकता तो नहीं है, से दागा गया है। आप पनडुब्बी के बारे में उसके कुछ इमेजेस जरूर देखिएगा, जिससे आपको उसे समझने में और अच्छे से मदद मिले। ये जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी? लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है या मारने में सक्षम है। ठीक है, इसी के साथ ये जो परीक्षण किया है भारतीय नौसेना ने, इसी के साथ भारत भूमि, वायु और जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने की क्षमता से लैस हो गया है। ये जो परीक्षण किया है इसी के साथ नोट करके लिख सकते हैं आप। भारत भूमि, वायु, जल के और जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने की क्षमता से लैस है। ठीक है, सुसज्जित है, कर सकता है। और ये पहला अवसर था जब पनडुब्बी से प्रक्षेपित भेजने की, ठीक है, प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसी पनडुब्बी से किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप कुछ जानकारी एकत्रित कीजिएगा। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है? उसका पथ होता है परवलयाकार। कैसा पथ होता है? परवलयाकार। और इसके पथ को, ये जो इसका पथ होता है, रास्ता होता है जाने का, टारगेट करने का, इस तरह से, है ना, यहाँ ठिकाना है दुश्मनों का, इसे नष्ट करना है। तो ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसका ये पथ कौन सा लेती है? इस तरह से परवलयाकार पथ।
इसे बैलिस्टिक पथ भी कहते हैं। ये रॉकेट से चलने वाला हथियार है, लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाता है, बैलिस्टिक पथ भी कहते हैं। इससे अधिक जानकारी आप खुद एकत्रित करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। फर्स्ट लॉन्ग रेंज लंबी दूरी, पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया इस मिसाइल का, जो कि सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा, ठीक है। तो ये जो परीक्षण सफल रहा, इसमें परीक्षण कहाँ किया गया? परीक्षण किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है, याद होगा आपको, व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। और नाम परिवर्तित हुआ 2015 में। ये नाम दिया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उससे पहले था व्हीलर द्वीप। व्हीलर क्यों कहते थे? क्योंकि अंग्रेजी कमांडेंट एक था जिसका नाम था ह्यू व्हीलर, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप रखा गया था, ठीक है। तो ये हुई परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। कितनी दूरी तय करेगी? हाइपरसोनिक मिसाइल है, कितनी दूरी तय करेगी? 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये तो हुई दूरी की बात। बात करें हाइपरसोनिक की। हाइपरसोनिक से क्या तात्पर्य है? हाइपरसोनिक मीन्स ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना अधिक गति, लगभग 5 गुना अधिक गति, दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट है, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो अभी डीआरडीओ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस, हम डिफेंस के कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो डिफेंस के बारे में कुछ जान ले। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदी में भी लिख दूं? चलिए लिख देते हैं, रक्षा अनुसंधान, रिसर्च अनुसंधान एवं विकास संगठन। कब हुई थी इसकी स्थापना? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में। और डीआरडीओ किसके अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन है। ठीक है,
कार्य क्या है इसका? रक्षा प्रणाली को विकसित करना। कार्य क्या है? रक्षा प्रणाली को विकसित करना, को विकसित करना। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें हमने डीआरडीओ भी जान लिया, परीक्षण कहाँ हुआ ये भी जान लिया, है ना। उसका क्या नाम है, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये कितनी अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है ये भी जान लिया। तो फर्स्ट लॉन्ग रेंज, पहली लंबी दूरी भी हमें स्पष्ट हो गई। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? मोजाम्बिक को, किसे? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई है। 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई है, भारत सरकार ने भेंट स्वरूप दिया है। भारत सरकार ने कैसे? भेंट स्वरूप दिया है। तो भारतीय नौसैनिक पोत, जिसका नाम क्या है? घड़ियाल, इसके द्वारा मोजाम्बिक भेजा गया है 2 इंटरसेप्टर पोत को। क्या करेंगे जो 2 इंटरसेप्टर पोत है? समुद्री आतंकवाद है, समुद्री आतंकवाद है, उसे रोकेंगे इसकी मदद से। इंटरसेप्टर बीच में ही उसे रोकना और नष्ट करना। ठीक है, समुद्री आतंकवाद है तो समुद्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी? गैर कानूनी, देश के खिलाफ, व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली, ऐसी जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें रोकना, तो बीच में ही रोक देना और उन्हें नष्ट करना, कर देना, दैट इज इंटरसेप्ट करना। तो ऐसे पोत, इंटरसेप्ट करने वाले 2 पोत भेजे गए हैं, समुद्री आतंकवाद को रोकना और काबो डेलगाडो विद्रोह से निपटने में सहायता करना या मदद करेगा। ये विद्रोह वहां पर मोजाम्बिक में हो रहा है। 2019 में चक्रवात एक आया था, एडाई, है ना। उस समय भी 2 इंटरसेप्ट पोत जो है भेजे गए थे, 2022 में भी भेजे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जोरावर। जोरावर क्या है? जोरावर हल्का, यही आपसे प्रश्न में बहुत सरल सा पूछ लिया जाएगा कि जोरावर क्या है। तो जोरावर हल्का युद्धक टैंक है। क्या है? टैंक है। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब डीआरडीओ क्या है आप जान चुके हैं, तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसका विकास किसने किया है? विकास किया है लार्सन एंड टर्बो ने, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने, है ना। जोरावर ही बेसिकली है क्या? युद्धक टैंक है, हल्का लाइट वेट युद्धक टैंक है, जिसका नाम क्या रखा गया? जोरावर। जोरावर किसके नाम पर रखा गया है? डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। डोगरा जनरल जोरावर सिंह से प्रेरित है ये नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मालपे और मुल्की, इनका जलावतरण हुआ है। कहाँ पर? कहाँ पर इन्हें पानी में उतारा गया है पहली बार? कोच्चि में। क्या है ये मालपे और मुल्की? मालपे और मुल्की हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर,
एंटी सबमरीन वॉरफेयर, याद आ गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, शॉर्टकट में ASWC। ये आप जानते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। इसका निर्माण और विकास किसने किया है, कोचीन शिपयार्ड ने, कोचीन शिपयार्ड ने। जलावतरण क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं, अर्थात जलावतरण हो चुका है तो अब क्या होगा, टेस्टिंग होगी। और ये माहे श्रेणी के पौध के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो मालपे और मुल्की हैं ये माहे श्रेणी के पौध के नाम से जाना जाता है। पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, पनडुब्बियों को, दुश्मन के पनडुब्बियों को देखना, ट्रैक करना, फिर उन्हें नष्ट करना, या खोज करना, ट्रैक करना, फिर नष्ट करना, दैट इज एंटी सबमरीन। ऐसे युद्धपोत जो दुश्मनों की पनडुब्बियों को खोजें, ट्रैक करें और नष्ट करें, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नेक्स्ट है समुद्र प्रताप। क्या है, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप से क्या कुछ एहसास हो रहा है, नहीं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, प्रदूषण नियंत्रण पोत। क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत, शिप, इसका जलावतरण किया गया है, बन चुका है। ये शिप प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला जो शिप है, जो वेसल है, वो बन चुका है, जिसको नाम दिया गया है समुद्र प्रताप, है ना। उसका क्या हुआ है, जलावतरण हुआ है। कहाँ पर किया गया है, गोवा में किया गया है। जलावतरण के बाद क्या होती है, टेस्टिंग होती है। क्या होती है एक्चुअल में, जब जलावतरण होता है तो क्या होता है, टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग होने के बाद कमीशन होगा, तब वो एक्चुअल में काम करना शुरू करता है। निर्माण किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसके लिए बनाया गया है, भारतीय तटरक्षक बल हेतु, भारतीय तटरक्षक बल हेतु। आपने जाना ये क्या है, समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत है। कैसा प्रदूषण, जैसे आप अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले ही आपने केरल के तट में सुना होगा, तट पर एक जहाज डूब गया था, है ना। तो जहाज के डूबने से क्या नुकसान हुआ, बड़ी मात्रा में जो भी सामान रखा हुआ था उसका नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ ही तेल रिसाव की घटना देखने को मिलती है। जब तेल रिसाव होता है तो तेल जब क्या होता है, पानी पर फैल जाता है, पानी पर फैल जाता है बड़े स्तर पर, जिससे जो समुद्री जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उनका जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। या आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उनकी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो इसी प्रदूषण को रोकने के लिए, रोकने में मदद करेगा समुद्र प्रताप, जिसका जलावतरण हुआ है। अब टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद प्रयोग में आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं तेल रिसाव का पता लगाने, तेल रिसाव का पता लगाने, और लग जाए तो उसका उपाय करना, है ना, या फिर रोकने में मदद करेगा, रोकने में मदद करेगा। तेल रिसाव कैसे रोकते हैं, क्या क्या तकनीक है, वो एक अलग विषय है, ठीक है। फिलहाल अभी हम इस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम क्या दिया गया है, समुद्र प्रताप। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए यदि
समुद्र प्रताप क्या है? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है सेबेक्स 2, SEBEX, सेबेक्स 2 क्या है ये? सेबेक्स 2 सबसे सरल याद रखना है, वो क्या है? सेबेक्स 2 विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है। ठीक है, TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है ये सेबेक्स 2। TNT से ट्राइनाइट्रोटोलुइन है ना, 2.01 गुना घातक है, अधिक घातक है सेबेक्स 2। किसने प्रमाणित किया इसे? भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित है ये, कि ये इतना घातक है। ठीक है, विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक में से एक है। इसका विकास किसने किया है? डेवलप किसने किया इसे? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकास किया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। तो बहुत सरल याद रखना है, क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरह बनेगा। सेबेक्स 2 क्या है? तो बहुत सरल याद रखना है, विस्फोटक है। तो क्या है? एक्सप्लोसिव है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है INS अरिघात, INS अरिघात। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। इसे INS अरिघात को है क्या? बेसिकली ये परमाणु पनडुब्बी है। क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। कौन से नंबर की? दूसरी स्वदेश निर्मित अपने देश में बनी, दूसरी स्वदेश निर्मित अपने देश में बनी परमाणु पनडुब्बी है। पनडुब्बी पानी के नीचे जो रहती है, कुछ गोल संरचना इस तरह से होती है, ऐसी नहीं, कुछ कुछ इस तरह से, है ना। और अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। कौन सी श्रेणी? अरिहंत श्रेणी की। INS अरिहंत याद है? अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। INS अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। कब? 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। और ये INS अरिघात जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। INS अरिघात 6000 टन वजनी है ये पनडुब्बी, और 83 मेगावाट क्षमता के साथ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर द्वारा संचालित है। कैसे चलेगी? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर द्वारा संचालित है। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? हैवी वाटर D2O, है ना। प्रेशराइज्ड, बहुत अधिक तापमान पर, हाई प्रेशर पर उसे हैवी वाटर को रखा जाता है, जिससे तापमान क्या करे? सहन कर सके, कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त
750 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। कितनी मारक क्षमता है उनकी? 750 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। ठीक है। INS अरिहंत नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस क्या है? पनडुब्बी है। और इसी के साथ INS अरिहंत जो है, INS अरिहंत और अब अरिघात, इसके साथ न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को और अधिक मजबूत बनाएगा। किसे? न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को और अधिक मजबूत बनाएगा। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गौरव। गौरव क्या है? गौरव लंबी दूरी का एक बम है जिसका नाम रखा गया है गौरव। लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। कैसा बम है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ठीक है। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। DRDO ने परीक्षण किया है और परीक्षण कैसा रहा? परीक्षण सफल रहा। कहाँ से किया है? उड़ीसा से। उड़ीसा के तट से किया है। कैसे किया है? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसे छोड़ा गया है। जो गौरव बम है इसे छोड़ा गया है। ठीक है। तो ग्लाइड बम, ग्लाइड मीन्स फिसलता हुआ, फिसल कर जाना। ठीक है। तो वहां से छोड़ा गया है। इसका विकास अडानी और भारत फोर्सेस ने मिलकर किया है और वायु से लॉन्च किया जाने वाला ये बम है। वायु से लॉन्च किया जाने वाला बम है। ठीक है। 1000 किलोग्राम श्रेणी का बम है। कितना? 1000 किलोग्राम श्रेणी का बम है। ठीक है। आपसे क्या पूछेंगे एग्जाम में? गौरव क्या है? ठीक है। या फिर गौरव बम क्या है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है लंबी दूरी का ग्लाइड बम है जिसका DRDO ने सफल परीक्षण किया है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, वायु से छोड़ा गया है ना। मैंने बताया आपको सुखोई 30 MKI से जो कि लड़ाकू विमान है उससे छोड़ा गया है इसे। इसके अतिरिक्त एक टॉपिक और है। कौन सा? अग्नि 4। क्या नाम है उस टॉपिक का? अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज से उसका परीक्षण किया गया है, अग्नि 4 मिसाइल का। तो अग्नि 4 तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। ये कितनी दूर तक जा सकती है अग्नि 4 मिसाइल? 4000, लगभग 4000 किलोमीटर। कैसे मार करती है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। कैसे? सतह से सतह। और 4000 किलोमीटर जा रही है तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4 मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है। इस मिसाइल में ईंधन जो होता है वो कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। और ये जो मिसाइल है अग्नि 4 मिसाइल, मैं आपको कुछ बता देती हूँ बस। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। कैसी? कंप्यूटर प्रणाली से, कंप्यूटर सिस्टम से सुसज्जित है ये अग्नि 4 मिसाइल जिसका टेस्ट किया गया है। ओके। ध्यान रखें अग्नि मिसाइल या अग्नि सीरीज जो है, अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ठीक है। सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली या वार करने वाली मिसाइलें हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।